अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हम इस वक्त अपनी मखसूस वर्दी में थे। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इफ्तिखार भट्टी को बताया कि हम इसके साहबजादे बशीर भट्टी से मिलने आए हैं। वो संजीदा होते हुए बोला, खैरियत तो है थानेदार साहब? बस खैरियत ही समझें, मैंने गोलमोल जवाब दिया। कोई ऐसी वैसी बात थी तो बशीर को थाने बुलवा लिया होता। इफ्तिखार भट्टी ने कहा, आपको जहमत करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उसे थाने भी बुला लेंगे भट्टी साहब। वो मेरे लहजे से चौंक उठा। जहाँ दीदा और सर्दोगर्म चुशीदा इंसान था, हालत की नज़ाकत को समझते हुए मुबहम से लहजे में बोला, लगता है मलिक साहब आपको बशीर से कोई शिकायत पैदा हो गई है। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। मैंने फिर गैर वाज़ेह अंदाज में कहा, आप बशीर को ज़रा यहाँ बुला लें, मैं इससे चंद सवालात करना चाहता हूँ। इफ्तिखार भट्टी के चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयाँ झलकने लगीं। वो अपने अंदरूनी जज्बात को छुपाते हुए बोला, आप मुझे बताएं, क्या बात है? बात ऐसी है कि बशीर ही को बताई जा सकती है और इसी से पूछी जा सकती है, मैंने आंखों में देखते हुए कहा। वो बोला, आप तो बुझारतें डाल रहे हैं मलिक साहब। आप बुझारतें डालने पर मजबूर जो कर रहे हैं। वो जुज्बुज होते हुए बोला, बशीर का कोई मामला मुझसे पोशीदा नहीं है। आप खुलकर बताएं कि किस सिलसिले में इससे बात करना चाहते हैं। सिलसिला भी आपको पता चल जाएगा भट्टी साहब, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। आप पहले बशीर को यहाँ तो बुलाएं। एक लम्हे के वक्फे से मैंने इजाफा किया, आप अपने बेटे को सामने लाने से गुरेज़ा क्यों हो रहे हैं? वो खिजालत आमेज अंदाज में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मलिक साहब। फिर क्या बात है भट्टी साहब? दरअसल इस वक्त बशीर घर में नहीं है। वो कहाँ गया हुआ है? मैंने सवाल किया। इफ्तिखार भट्टी ने बताया कि वो एक दिन के लिए ख्याली गया है। इसका मतलब है कि आज शाम तक वापस आ जाएगा? मैंने पूछा। इफ्तिखार भट्टी ने पुरवसूख लहजे में बताया, शाम नहीं तो रात तक ज़रूर आ जाएगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, आप कल सुबह इसे थाने भेज दें, फिर मैं इससे बात कर लूँगा। मलिक साहब, मुझे आपसे सख्त शिकायत है, इफ्तिखार भट्टी ने मसनूई खफगी का इजहार करते हुए कहा। क्यों भट्टी साहब? मैंने हैरत आमेज नज़र से इसे देखा। पहली बात तो ये कि आप आज पहली मर्तबा मेरे घर आए हैं, वो वजाहत करते हुए बोला, और बग़ैर कुछ खाए पिए ही रुखसत हो रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं भट्टी साहब, खाना हम खाकर आए थे, चाय पानी आपने पिलवा दिया, फिर शिकायत कैसी? आप खाना खाकर जाते तो मुझे खुशी होती। कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर खुश कर दूंगा भट्टी साहब। और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी आमद की असल गर्ज़ व गायत से मुझे आगाह नहीं किया। उसने शिकवा कुना अंदाज में कहा, क्या ही अच्छा होता कि अगर आप मुझे असल मामले के बारे में बता देते। यकीन करें, अगर बशीर किसी गैर कानूनी मामले में मुलविस है या उसने कानून शिकनी की है तो मैं आपके साथ भरपूर ताउन करूँगा। आप किसी भी जायज़ बात के लिए मुझे पीछे नहीं पाएंगे। वो एक माकूल बात कर रहा था, मैं दोबारा बैठ गया और मुख्तसर अल्फाज में उसे पप्पू के कत्ल के बारे में बताया। वो इस वाक़े से पूरी तरह वाकिफ़ था। मैंने कहा, मैं इसी सिलसिले में बशीर से पूछगछ करना चाहता हूँ। बशीर का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? मैंने इस सवाल के जवाब में ताल्लुक़ की वजाहत की। जवाबन इफ्तिखार भट्टी ने वो अशिया देखने की ख्वाहिश जाहिर की जो मुझे जाए वक़ुआ से मिली थी। मैंने भट्टी साहब की फरमाइश पूरी कर दी। इफ्तिखार भट्टी ने बटुए को पहचान लिया। ये बटुआ तो मैंने बशीर के पास देखा था, मगर रुमाल और कंघी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रुमाल के बारे में मुझे इतना कुछ मालूम हो चुका है कि मज़ीद किसी तफसील की ज़रूरत नहीं, मैंने तीखे लहजे में कहा। अलबत्ता इस कंघी में नज़र आने वाले बालों का कीमियाई तजिया मज़ीद इंकशाफात करेगा। मैं इस सिलसिले में बशीर भट्टी के बालों का लेबार्टरी टेस्ट भी कराऊंगा। बड़े भट्टी साहब की पेशानी पर सोच की लकीरें नमूदार हुईं। उसने पूछा, अगर ये बात साबित हो जाए कि मज़कूरा कंघी में बशीर ही के बाल हैं तो फिर क्या होगा? भट्टी साहब, आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और तजुर्बेकार हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये तमाम अशिया जायवादा से मिली है। रुमाल की मैंने तस्दीक कर ली है, बटुए को आपने पहचान लिया है, और बशीर के बाल का नमूना हासिल करने के बाद कंघी का लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हो जाएगा। इन हालात में आपके बेटे की पोजीशन खासी नाजुक हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आपके दलाइल अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं,
वो गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन पप्पू के कत्ल से बशीर का क्या ताल्लुक हो सकता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये बात बशीर से मुलाकात के बाद ही आपको समझाई जा सकती है। वो कुछ नहीं बोला, गहरी तशवीश में डूब गया। मैं एक मरतबा फिर उठ खड़ा हुआ और कहा कि हमें इजाज़त दें भट्टी साहब, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। आप ये चीज़ें मुझे देते जाएं। इफ्तिखार भट्टी ने मौका वारदात से मिलने वाली अशिया की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, बशीर आएगा तो मैं इससे इस बारे में पूछूंगा। मैंने कहा, ये अशिया कानून की तहवील में ज़्यादा महफूज हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने बात को आगे बढ़ाया, और ये पूछगछ का काम पुलिस वालों को ज़ेब देता है। इस सिलसिले में आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। आपकी यही मेहरबानी बहुत होगी कि बशीर को हमारे पास थाने ले आएं। वो खून के घूंट पीकर रह गया, ताहम मोतदिल लहजे में बोला, आप फिक्र न करें, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैंने एहतियातन पूछ लिया, बड़े भट्टी साहब, ख्याली में बशीर किस शख्स से मिलने गया है? वहाँ इसका मामू होता है, मलिक गफूर नाम है इसका, इफ्तिखार भट्टी ने बताया। बशीर एक ज़मीनी मामले पर इसे बात करने गया है, बल्कि यूँ समझे मैंने ही इसे मलिक गफूर के पास भेजा है। काफ़ी अरसे से ख्याली में चंद एकड़ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। मैंने मलिक गफूर का पता अपनी डायरी में नोट कर लिया। ख्याली कोई बड़ा गांव नहीं था, फिर इफ्तिखार भट्टी के साले को तलाश करना चंदा मुश्किल साबित नहीं हो सकता था। हम इफ्तिखार भट्टी की रिहाइशगाह से निकले तो मेरी घड़ी 4 बजे का वक्त बता रही थी। जीटी रोड तक हमने पैदल ही सफ़र किया। मेरे साथ चलते हुए एएसआई ने पूछा, मलिक साहब, क्या ख्याल है, हमें बड़े भट्टी साहब पर भरोसा करना चाहिए? किस हवाले से भरोसे की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। छोटे भट्टी के हवाले से, एएसआई ने कहा। तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने पूछा। वो बोला, मैं तो यही कहूँगा मलिक साहब कि हमें इस सिलसिले में गफलत नहीं बरतना चाहिए। बड़ा भट्टी कोई चाल भी चल सकता है, हमें इसकी निगरानी करना चाहिए। तुम्हारी बात में वजन है, मैंने कहा। या तो हमें सादा लिबास वाले किसी होशियार किस्म के पुलिस एहलकार को यहाँ मुतय्यन कर देना चाहिए, या फिर अभी ख्याली जाकर छोटे भट्टी को नाप लेना चाहिए। इसी दौरान में हम बातें करते हुए जीटी रोड तक आ गए थे। एएसआई ने एक खाली टांगे को रोका और हम टांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ देर तक टांगे में खामोशी रही, फिर एएसआई ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब, लगता है कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने चौंके बगैर कहा। हमें यहाँ से सीधा ख्याली का रुख करना चाहिए। लगे हाथों ये काम भी निमट जाए तो अच्छा है। बड़े भट्टी पर आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना चाहिए। वो छोटे भट्टी को कोई भी पट्टी पढ़ा सकता है। एएसआई ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कोचवान से कहा, चाचा, अब तुम हमें थाने पहुंचाने की बजाय सीधा ख्याली ले जाओगे, क्या समझे? सब समझ गया सरकार, कोचवान ने आजिज़ी आमेज़ अंदाज में कहा। मैं तो आपका खादिम हूँ, आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगा। मैंने कहा, ओए चाचा, तेरा दिमाग तो दुरुस्त है। वो घबरा सा गया, जल्दी से बोला, क्या हुआ सरकार, मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई? अरे चाचा, तुमने ये कैसी बात कर दी? मैंने कोचवान से तफरीह लेने वाले अंदाज में कहा। मैंने कहा कि हम जहाँ कहेंगे क्या तुम हमें वहाँ पहुँचा दोगे? जी सरकार, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला। एएसआई साहब ने ख्याली चलने का हुक्म दिया है, मैं टांगे को सीधा ख्याली ले जाऊंगा। और अगर मैं कहूँ कि हमें लाहौर जाना है तो? लाहौर टांगे में कैसे जा सकते हैं हुजूर? वो बौखला गया। फिर तुम्हारे दावे की क्या अहमियत रह जाती है? वो तो जनाब, मेरा मतलब ये था कि आप शहर में जहाँ कहीं भी जाने का हुक्म दें, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। 10-15 मील की तो बात और है, मगर लाहौर तक टांगे में जाना तो मुमकिन नहीं थानेदार साहब। इसका मतलब है कि तुम्हारा दावा झूठा था। सरकार, मैंने तो एक बात कर दी थी। एएसआई ने नुक्ते की बात पूछी। चाचा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे एएसआई कहकर बात की थी, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ओहदा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है? और तुमने मुझे भी अभी थानेदार कहा था। मैंने कहा, ज़रा ये भी बता दो कि तुमने मुझे किस हैसियत से और कैसे जाना? मैं हालात की शिद्दत और मौसम की हिद्दत को कम करने के लिए दानिस्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, मगर कोचवान के इंकिशाफ ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। उसने एक तवील सांस खारिज करते हुए बताया, सरकार, ये टांगा घोड़ा तो मैंने मजबूरी में बनाया है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है भाई? मैं पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। वो अफसरदा लहजे में बोला, अगर मेरी एक टांग ज़ाया न हो जाती तो मैं अब तक हेड कांस्टेबल ज़रूर बन चुका होता। कोचवान के इंकिशाफ अंगेज जवाब के जवाब में मैंने वो रद्द अमल जाहिर किए, और दोनों ही रद्द अमल गैर इख्तियारी थे।
मैंने बिजली किसी सूरत से कोचवान की टांगों की तरफ देखा और बेसाख्ता पूछा, क्या तुम पुलिस डिपार्टमेंट में थे? जी सरकार, उसने अस्बात में जवाब दिया। कई साल पहले मैं भी इसी थाने में सिपाही हुआ करता था। इस वक्त तक आप इस थाने में नहीं आए थे। इस जमाने में जो थानेदार साहब थे वो बड़ी खराब शोहरत रखते थे, खास तौर पर इस हवाले से कि वो अपने मातहत के कारनामों को भी अपने खाते में डाल देते थे। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, तुम्हारी टांग किस तरह ज़ाया हुई थी? ये एक पुलिस मुकाबले की यादगार है, वो मलूल हो गया। इसी दौरान मैं टांगा मौजा ख्याली में दाखिल हुआ तो कोचवान अलादित्ता ने पूछा, सरकार, अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं तो मुझे जाने की इजाज़त दे दें। इसका फैसला हम मंजिल पर पहुँच कर करेंगे, एएसआई ने कहा। तुम्हें 10-15 मिनट तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो फर्मा बरदारी से बोला। हमारी हिदायत पर अलादित्ता ने छोटे भट्टी बशीर के मामू मलिक गफूर की रिहाइशगाह के सामने टांगा रोक दिया। मैं टांगे से नीचे उतरा तो इस वक्त तक एएसआई घर के दाखिली दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। इस दस्तक के जवाब में एक मुलाजिम सूरत शख्स ने दरवाज़ा खोला। हमने मलिक गफूर से मिलने की बात की। मुलाजिम हमें घर के अंदर ले गया। वो हमारी वर्दियों से खासा मरूफ नजर आता था। इससे ये भी जाहिर होता था कि पुलिस वाले अक्सर मलिक गफूर से मिलने आते रहते होंगे। हमें ड्राइंग रूम नुमा कमरे में बिठाकर मुलाजिम मलिक गफूर को बुलाने घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मलिक गफूर बनफ्से नफीस वहाँ मौजूद था। यह हमारी पहली बाकायदा मुलाकात थी। रस्मी अलग सलग के बाद मलिक गफूर ने हमारी खातिर मदारात के लिए अहकामात सादिर करने का हुक्म दिया ही था कि मैंने उसे रोक दिया। मलिक साहब, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, खातिर तवाज़ो उधार रही। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ और एक नहायत ही ज़रूरी काम से आपके पास आया हूँ। फिर भी कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। मैंने कहा, ना इस वक्त नहीं, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। यह मेरा आपसे वादा है कि फिर कभी बाकायदा प्रोग्राम बनाकर मैं आपके दौलत खाने पर दावत खाने आऊँगा। वो दोस्ताना अंदाज में बोला, मैं आपको नाराज़ तो नहीं कर सकता ना मलिक साहब? जैसे आपकी मर्जी, वैसे ही मेरी भी खुशी। हुक्म करें, आपने मेरे पास आने की जहमत क्यों की? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने नहायत मुख्तसर अल्फाज में उसे पप्पू को पेश आने वाले लर्जा खेज वाक़ये के मुतालिक बताया और कहा, इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। तफ्तीश की गाड़ी एक ख़ास मकाम पर आकर रुक गई है। वो बोला, मैंने इस बच्चे के बहीमाना कत्ल के बारे में सुना था, लेकिन मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपकी तफ्तीश की गाड़ी के लिए मैं क्या पेश करूँ मलिक सफदर हयात साहब? मैंने भी जवाबन उसे उसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा, मलिक गफूर साहब, हमारी तफ्तीश की गाड़ी जिस मकाम पर आकर रुकी है वहाँ इसे एक ख़ास आदमी की ज़रूरत है और वो आदमी आप हमें मुहैया करेंगे। मैं अब भी कुछ समझ नहीं सका। वो हैरत ज़दा लहजे में बोला। मैंने कहा, मुझे जिस आदमी की तलाश है वो इस केस को हल करने के लिए बड़ी अहमियत हासिल कर चुका है और वो आदमी आपके पास है। आप किस आदमी का जिक्र कर रहे हैं? मैं बशीर भट्टी की बात कर रहा हूँ। बशीर भट्टी? उसने ज़ेरे लब दोहराया। हाँ, बशीर भट्टी, यानी कि आपका भांजा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसके वालिद यानी आपके बहनोई इफ्तिखार भट्टी से मुझे मालूम हुआ है कि वो कोई ज़मीन का तनाज़ा निपटाने आपके पास आया हुआ है। वो ताज्जुब खेज़ नज़र से मुझे देखते हुए बोला, पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। बशीर तो काफ़ी दिनों से ख्याली नहीं आया। मैं तो बल्कि उसका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं इफ्तिखार ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है। तो क्या बशीर भट्टी आपके पास नहीं आया? बिल्कुल नहीं मलिक साहब। इफ्तिखार भट्टी ने तो मुझे बड़े वसूख से बताया था। मैंने कहा। वो गहरी सोच में डूब गया, फिर बोला, मुमकिन है बशीर बाप से ये कहकर निकला हो कि वो मेरे पास आ रहा है और फिर कहीं और चला गया हो। हाँ, इस बात का इम्कान है, मैंने कहा। मलिक गफूर बोला, मैं इफ्तिखार को अच्छी तरह जानता हूँ। वो झूठ नहीं बोल सकता। आजकल की औलाद अपने बाप की भी बाप होती जा रही है। मुझे यकीन है कि बशीर ने इफ्तिखार को यही कहा होगा कि वो मेरे पास आ रहा है और ख़ुद कहीं और निकल गया होगा। इफ्तिखार का तो सिर्फ एक ही बेटा है, मैं तो 3-3 को भुगत रहा हूँ। पता नहीं ये नई नस्ल किस तरफ जा रही है। बुजुर्गों को तो ये अपने सामने कुछ समझते ही नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि 50-55 साल पहले एक बाप के नई नस्ल के बारे में ये तासुरात थे। आजकल की औलाद का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इससे एक और बात भी ज़ाहिर होती है कि वालिदैन हर दौर में अक्सर व पेशतर अपनी औलाद से शाकी ही नज़र आते हैं।
आप इसे जो भी नाम दे लें, मगर ये एक अटल हकीकत है। मैंने मलिक गफूर से पूछा, आपके ख्याल में बशीर भट्टी कहाँ जा सकता है? मैं इस सिलसिले में कोई ख्याल जाहिर नहीं कर सकता, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। फिर मुझसे पप्पू को पेश आने वाले सानहे और बशीर भट्टी की मतलूबी के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। मैंने जिस हद तक मुनासिब समझा उसे तफसील से आगाह कर दिया। वापसी पर भी हमने अल्लादिता कोचवान साबिक कांस्टेबल का टांगा ही इस्तेमाल किया और थाना सदर आ गए। टांगे से उतरने के बाद मैंने अपनी जेब खास में से 5 रुपए निकालकर कोचवान की जानिब बढ़ा दिए। रख लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। 2-3 घंटों की इतनी ज्यादा उजरत देखकर वो सुस्त रह गया। लुकनज़दा लहजे में बोला, थानेदार साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, और पुलिस वाले तो ऐसी किसी फटीक का एक आना भी नहीं देते। मैं ज़रा बखरी टाइप का पुलिस वाला हूँ अल्लादिता, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मेरे मज़हब में सिखाया गया है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। काश तुम मेरे थानेदारी के ज़माने में कांस्टेबल होते और इतनी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते तो मैं तुम्हें बताता कि तुम्हें कैसे इनाम और दादे शुजात हासिल होती। काश ऐसा होता, वो ख्वाबनाक लहजे में बोला। 5 रुपए अभी तक उसके हाथ ही में पकड़े हुए थे। मैंने इस तरफ उसकी तवज्जो मबसूल कराते हुए कहा कि ये 100% अल्लाह की और हलाल की कमाई है जो मैं तुम्हें अपनी जेब खास से दे रहा हूँ। इसे अपने रिस्क में शामिल कर लो, अल्लाह भली करेगा। मैं हैरान और परेशान अल्लादिता को उसके टांगे में छोड़कर थाने की इमारत में दाखिल हो गया। एसआई भी मेरी तकलीद में कदम उठा रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गया। फरीद खोरी भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। ठंडे पानी के 2-2 गिलास पीने के बाद हम एक मरतबा फिर पप्पू मर्डर केस और इसमें मतलूबा छोटे भट्टी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। एसआई फरीद खोरी ने कहा कि आपका क्या अंदाज़ा है मलिक साहब, बड़े भट्टी ने दरोगोई से काम लिया है या छोटा भट्टी वाकई चक्कर चलाकर ख्याली के बजाय कहीं और चला गया है? दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, मैंने कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें जल्द से जल्द बशीर भट्टी तक पहुंचना होगा। फिर आपके जहन में कोई प्लान भी होगा? हाँ, मैंने इस बारे में खूब अच्छी तरह सोच लिया है, मैंने हतमी लहजे में कहा। इफ्तिखार भट्टी के मुताबिक आज शाम में या रात को बशीर ने वापस आने को कहा था। इस बहस में पड़े बगैर के वो ख्याली नहीं कहीं और गया था। ये बात वसूख से कही जा सकती है कि वो आज ही वापस कंगनी वाला आएगा। मैं एक लम्हे को खामोश होकर फरीद खोरी के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा और फिर कहा, मैंने फैसला किया है कि आज रात 10 बजे के बाद हम दोबारा इफ्तिखार भट्टी के घर जाएंगे, फिर बशीर भट्टी से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। ये बिल्कुल हालात के ऐन मुताबिक होगा, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। हमने इफ्तिखार भट्टी से कहा था कि वो कल सुबह बशीर को थाने भेज दे, इसलिए वो रात भर तो हमारी तरफ से मुतमईन ही रहेगा। हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है, मैंने कहा, मगर इस सिलसिले में एक बात मुझे परेशान कर रही है। वो क्या मलिक साहब? इस मिशन में तुम मेरे साथ नहीं होगे। वो क्यों जनाब? वो हैरत से बोला। वो इसलिए कि आज तुम्हें ज़रा जल्दी घर जाना है, मैंने याद दहानी के अंदाज में कहा। तुम्हारा बेटा राहिल की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम उसे भूल गए? वो पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, वाकई मलिक साहब, मैं तो इस भागदौड़ में राहिल की बीमारी को भुला ही बैठा था। खैर, इसका भी एक हल है। मैं फरीद खोरी की फर्श शनासी और अपने काम से लगन से बेहद मुतासिर हुआ। मुझे उम्मीद थी कि वो बहुत आगे तरक्की करेगा। मैंने कहा, फरीद, तुम किस मसले का हल बता रहे हो? वो बोला, मैं रात में आपके साथ कंगनी वाला जा सकता हूँ। वो किस तरह? मैंने पूछा। उसने बताया कि वो इस तरह मलिक साहब कि मैं अभी एक चक्कर अपने घर का लगा लेता हूँ, राहिल की खैर खैरियत भी मालूम हो जाएगी और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसे दोबारा डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। मगरिब के बाद मैं वापस थाने आ जाऊंगा। आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी तजवीज़ तो माकूल है फरीद, मैंने सर हिलाते हुए कहा, मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हें बीमार बेटे को इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बकौले तुम्हारे वो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ है। वो मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए बोला। इसकी दिलचस्पी और हिम्मत को देखते हुए मुझे हथियार फेंकना पड़े। मैंने कहा, ठीक है फरीद, मैं रात 10 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, इसके बाद ही थाने से रवाना होऊंगा। अल्लाह तुम्हारे बेटे को सेहत दे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया।
رات 9:15 بجے فرید قوری تھانے میں موجود تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ راحل کا بخار اتر چکا تھا اور دوبارہ اس نے کوئی الٹی بھی نہیں کی تھی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی رات کے کھانے سے فارغ ہوا تھا۔ میں نے کہا فرید ہم سادہ لباس میں کنگنی والا جائیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، اور اس انتظام کے ساتھ جائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو بشیر بھٹی کو گرفتار کر کے بھی اپنے ساتھ تھانے لے آئیں گے۔ میں نے کہا تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھ گرفتاری کا پورا بندوبست لے کر جاؤں گا، اس سلسلے میں آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہم اسی موضوع پر کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ ASI نے پوچھا، کیا ہمارے ساتھ کوئی کانسٹیبل وغیرہ بھی جائے گا؟ کیا تم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ میں نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ملک صاحب، میرا خیال ہے آپ کی دعا اور حکم سے میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹ لوں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی اس مشن کے لیے کافی ہوں گے۔ ٹھیک 10 بجے رات ہم تھانے سے نکلے اور 10:30 بجے ہم افتخار بھٹی کے گھر میں موجود تھے۔ افتخار بھٹی ہمیں دوبارہ اپنے در پر دیکھ کر ذرا پریشان ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا اور دوستانہ لہجے میں بولا، اگر آپ دوبارہ زحمت نہ بھی کرتے تو میں صبح بشیر کو لے کر آپ کے پاس تھانے آ جاتا۔ بہرحال وہ اس وقت گھر میں موجود ہے، میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم خیالی بھی گئے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ خیالی سے کب واپس آیا ہے؟ مغرب سے کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کا ذکر کیا تھا؟ ظاہر ہے اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ تو کرنا ہی تھی نا، افتخار بھٹی نے کہا۔ میں نے پوچھا، پھر اس نے کوئی مفید بات بتائی؟ آپ خود ہی اس سے سوال جواب کر لیں، وہ سادگی سے بولا، شاید آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بے گناہ ہے اور پپو کے قتل کے معاملے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ٹھیک ہے آپ اسے یہاں بلا لیں، میں نے کہا، میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ بولا، میں اسے بلاتا ہوں مگر اب کوئی تکلف نہیں چلے گا، رات کا کھانا آپ کو میرے گھر میں ضرور کھانا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہوں گا، میں نے کہا، ہم رات کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے، آپ کی یہ دعوت مجھ پر قرض رہی۔ میں نے کہا، آپ کسی تردد میں نہ پڑیں اور برائے مہربانی بشیر بھٹی کو یہاں لے آئیں۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ملازمہ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بیٹھک سے نکل گئی۔ ASI نے سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہمارے حصے کا رزق خود چل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا، چلو اٹھا لو گلاس۔ ASI نے اٹھ کر ٹرے میں سے دونوں گلاس اٹھا لیے۔ ایک گلاس اس نے میری جانب بڑھایا اور دوسرے سے خود انصاف کرنے لگا۔ وہ خوش ذائقہ ٹھنڈا دودھ تھا جسے پکانے کے بعد موسم کی مناسبت کے مطابق برف میں دبا کر ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ ہم نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھے ہی تھے کہ بڑے بھٹی صاحب اپنے صاحبزادے بشیر بھٹی کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے۔ بشیر کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہو۔ فوری طور پر میری یادداشت نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں یہ یاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ میں نے اس سے پہلے بشیر بھٹی کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہمارے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے اور افتخار بھٹی سے کہا کہ ملک صاحب، اگر آپ تنہائی میں بشیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہوں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ کچھ باتیں پردے میں کرنا ہوئیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ بڑی نوازش آپ کی، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے بشیر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اور سناؤ جوان، ادھر خیالی میں کیا حال احوال ہیں؟ تمہارے ماموں جان تو ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بشیر بھٹی کی عمر 29 یا 30 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضع قد و لباس سے ایک روایتی جاگیردار دکھائی دیتا تھا، اگرچہ وہ مالی اور اراضی کے اعتبار سے جاگیردار کا رتبہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ خود کو ظاہر ایسا ہی کر رہا تھا۔ البتہ افتخار بھٹی قدرے سادگی کا نمونہ نظر آتا تھا۔ بشیر بھٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں نے اب تک جو کچھ سنا تھا وہ پہلی نظر میں ان خصوصیات پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میری تجربہ کار اور زمانہ شناس نگاہیں یہ اندازہ لگا سکتی تھیں کہ وہ کس قماش کا آدمی تھا۔ میں نے بشیر بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ بڑے بھٹی صاحب نے تمہیں یہ تو بتا دیا ہوگا کہ ہم تمہیں کیوں تلاش کر رہے تھے؟
वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, कुछ बातें अब्बा जी ने बताई हैं, बाकी आप बता दें। उसके लहजे का एतमाद बता रहा था कि या तो वो वाकई पप्पू वाले मामले में मुलविस नहीं था या फिर कामयाब अदाकारी का मुजाहरा कर रहा था। मैंने कहा, पप्पू के कत्ल के बारे में तुमने भी सुना होगा और हम भी इसी सिलसिले में छानबीन करते फिर रहे हैं। मौका वारदात से हमें कुछ ऐसी शहादतें मिली हैं जिनकी वजह से तुम्हारी ज़ात शकूक की जद में आती है। वो गहरी संजीदगी से बोला कि मुझे अब्बा जी ने इन शहादतों के बारे में बताया है। आप चर्मी बटवे, नायलॉन की कंघी और बोस्की के रुमाल का जिक्र कर रहे हैं। मैंने उस बात में सर हिलाया और कहा कि वो तमाम अशिया मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर मैंने मज़कूरा बटवा, कंघी और रुमाल अपनी जेब में से निकालकर बशीर भट्टी को दिखाया और कहा, ये तमाम चीज़ें तुम्हारी ही हैं ना? उसने तस्लीम कर लिया। जी थानेदार साहब, ये चीज़ें मेरी ही हैं। इन अशिया के जाए वकूआ पर पाए जाने का मतलब समझते हो? मैंने तेज नज़र से इसे घूरा। मैं आपका मतलब बखूबी समझ रहा हूँ, वो बड़े लिसान से बोला, मगर इस सिलसिले में मैं भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने पूरी तवज्जो से उसे देखते हुए कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूँ। एक बार फिर मुझे यूँ लगा जैसे मैं बशीर को पहले भी कहीं देख चुका हूँ, मगर कोशिश के बावजूद भी मैं याद ना कर सका। वो सादा से लहजे में मुझे बता रहा था कि थानेदार साहब, मेरा बटवा पिछले महीने किसी जेब कुतरे ने पार कर लिया था। ये रुमाल और कंघी इसी बटवे के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा लगभग 450 रुपये के करेंसी नोट भी बटवे में थे। अब अगर ये बटवा, रुमाल और कंघी किसी वारदात के मकाम पर पड़े मिलते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप जाकर इस जेब कुतरे को पकड़ें। उसके तंज़िया अंदाज से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मौका गुस्से के इजहार के लिए मुनासिब नहीं था। मैंने मुतदिल लहजे में कहा, बरखुरदार, क्या तुमने मेरे पास आकर अपने बटवे की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो मुझसे कह रहे हो कि मैं जाकर इस जेब कतरे को पकड़ूं? इसे किसी हद तक अपनी गलती का एहसास हो गया। कतरे माजरत खाना अंदाज में बोला, आपको मेरी बात बुरी लगी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस मुझे इस बात से तकलीफ पहुंची थी कि खामखा मुझ पर शक किया जा रहा है। मैंने उसकी माजरत और नदामत को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया, पिछले महीने की किस तारीख को तुम्हारी जेब कटी थी? 25 मई को, उसने बताया। ये वाकया किस जगह पेश आया था? मैंने पूछा। बशीर भट्टी ने जवाब दिया कि मैं कामुकी से वापस घर आ रहा था। बस में सफ़र के दौरान में किसी जेब कुतरे ने हाथ की सफाई दिखाते हुए मेरा बटवा निकाल लिया था। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी जेब कट चुकी है? घर आने के बाद मुझे इस बात का पता चला था। तुम कामुकी क्या लेने गए थे? अपने एक दोस्त से मिलने गया था।